आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का पेपर नंबर सेकंड का सेकंड यूनिट, जो कि है मैथमेटिकल फिज़िक्स। फर्स्ट में है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि सिर्फ पढ़ने के काम का है। आज हम पढ़ेंगे गणितीय भौतिकी। इसमें इसका जो बेसिक है पहले हम वो देख लेते हैं। क्या है सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी राशियाँ जिनको मेज़र कर सकते हैं वो कहलाती हैं हमारी भौतिक राशियाँ। ये दो प्रकार की हो सकती हैं, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। दिश लगा है, देखिए अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर और सदिश को बोलते हैं वेक्टर। तो देखो परिमाण और दिशा इसमें भी इसमें लिखा है अदिश, मतलब कि दिशा नहीं है, तो इसमें परिमाण तो दोनों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। इसमें दिशा नहीं होगी, सदिश मतलब दिशा सहित, तो इसमें दिशा होगी। परिमाण तो दोनों में होगा लेकिन इसमें दिशा नहीं होगी और इसमें दिशा होगी। ये हो गई हमारी भौतिक राशियाँ। अब ये राशियाँ जिस क्षेत्र में होती हैं वो कहलाते हैं इनके क्षेत्र। मतलब जैसे अगर अदिश राशि है तो अदिश क्षेत्र और सदिश राशि है तो सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र क्या होगा? यदि एक स्केलर भौतिक राशि जैसे ताप, विभव आदि, ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि अदिश राशियाँ। यदि एक स्केलर भौतिक राशि जैसे ताप, विभव आदि किसी क्षेत्र में एक स्थिति के एक सतत फलन के रूप में व्यक्त की जाती है। मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई भी हमारी स्केलर भौतिक राशि, स्केलर क्वांटिटी मान लो कि फाई है, किसी भी क्षेत्र में उसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। मतलब कि वो उस स्थान पर वो किसी क्षेत्र में स्थिति के एक सतत फलन के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यहाँ पर हम उसके कोऑर्डिनेट बताएंगे, तो अलग अलग जगह उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब अलग अलग जगह उसका अलग अलग मान होगा, उस पर वो निर्भर कर रही है। यदि एक स्केलर भौतिक राशि जैसे ताप, विभव आदि किसी क्षेत्र में स्थिति के एक सतत फलन के रूप में व्यक्त की जाती, स्थिति के एक सतत फलन के रूप में व्यक्त की जाती है, तो उस स्थान पर उपस्थित क्षेत्र को अदिश क्षेत्र कहते हैं। इस स्केलर फंक्शन का क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एकल मान होता है, मतलब हर जगह अलग अलग मान होता है और सिर्फ एक ही मान होता है। फिर है वेक्टर फील्ड। यदि एक वेक्टर भौतिक राशि जैसे वेग हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि किसी क्षेत्र में स्थिति के एक सतत फलन के रूप में व्यक्त की जाती है, तो उस स्थान पर उपस्थित क्षेत्र को सदिश क्षेत्र कहते हैं। मतलब अगर वो राशि अदिश है तो जो क्षेत्र होगा वो अदिश क्षेत्र कहलाएगा, और अगर वो राशि सदिश है तो जो क्षेत्र होगा वो सदिश क्षेत्र कहलाएगा। जैसे ये फाई है, ये कोई अदिश राशि है और ये निर्भर कर रही है किन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको फाई इक्वल फाई एक्स वाई जेड, ये इस पर निर्भर कर रही है। और ये हम किसी वेक्टर राशि को ले लेते हैं तो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए एक्स वाई जेड, मतलब इस पर निर्भर कर रही है, ये हो जाता है। फिर आता है हमारा डेल जो होता है वो एक वेक्टर ऑपरेटर होता है जो हमारी स्थिति के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल आर। इसमें तीनों दिशाएं आ जाएंगी 3D, ठीक है। तो डेल की वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये होती है। और ये नॉर्मल, ये याद रखने के लिए एक डॉट भी होता है हमारा मॉड बी कॉस थीटा, इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और एक क्रॉस भी होता है मॉड बी साइन थीटा एन कैप, जो एन कैप होता है वो एकांक सदिश होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 90 का 0, कॉस 0 का 1, ठीक है। और फिर अब ये जो डेल है हमारा, ये क्या स्थिति के साथ परिवर्तन दर्शाता है, ये जैसे एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे करके। फिर अब ये जो हमारा डेल है, हमारे पास जो राशियाँ हैं वो दो प्रकार की हैं, या तो वो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी, और जो क्षेत्र होंगे या तो वो स्केलर वाला क्षेत्र होगा या तो वेक्टर वाला क्षेत्र होगा। तो हम क्या करते हैं, इस डेल को, ये क्या है ऑपरेटर है, अगर हम इस डेल को इसमें ऑपरेट करें और इसमें ऑपरेट करें तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर हम इस डेल को किसी अदिश राशि में ऑपरेट करते हैं तो अगर हम किसी अदिश राशि में, ये तो सदिश है, सदिश को अगर अदिश के साथ गुणा करेंगे तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो क्या लिख सकते हैं इसको? डेल डॉट फाई। अगर हमने फाई लिया तो डेल डॉट फाई लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम किसी वेक्टर फील्ड में इसका इंटू करें तो कितने दो प्रकार से गुणा कर सकते हैं, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर हैं। और वेक्टर का दो प्रकार से गुणा हो सकता है, एक तो डॉट वाला, एक क्रॉस वाला। डॉट वाला करेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और क्रॉस वाला करेंगे तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ये जो रहता है
डेल का अगर हम किसी स्केलर फील्ड में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा ग्रेडियंट, और अगर दोनों वेक्टर वेक्टर हैं तो वो कहलाएगा हमारा डाइवर्जेंस, और डेल क्रॉस ए कहलाएगा वो हमारा कर्ल। और इसका मान जो होता है, जो भी वैल्यू आती है इसकी वेक्टर होती है, और अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी प्रदान करता है, और अगर कर्ल रहता है तो वो वेक्टर कहलाता है। अगर इनका क्रॉस वाला प्रोडक्ट करेंगे तो ये कहलाएगा वेक्टर। ठीक है, मतलब हमारा जो डेल है, डेल को अगर हम किसी स्केलर फील्ड में करेंगे तो एक प्रकार से गुणा होगा, अगर किसी वेक्टर फील्ड में करेंगे तो दो प्रकार से गुणा होगा। इसका इसमें करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा हमारा ग्रेडियंट, और अगर दोनों वेक्टर हैं उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डाइवर्जेंस, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कर्ल, CCDD। और फिर आ जाता है इन्हीं की डिटेल्स। एग्ज़ाम में सिर्फ क्या आ सकता है कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और इनका जो भौतिक महत्व होता है वो आ सकता है। और गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन के चांसेस थोड़े से कम हैं। फिर ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई, हमने कोई स्केलर फंक्शन ले लिया फाई, उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डेल की वैल्यू ये होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, फाई यहाँ सब कहीं ऑपरेट हो जाएगा, फिर यहाँ से हमने फाई कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू हमने डेल रख दी। ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल वेक्टर फाई। किसी स्केलर, अगर इसकी डेफिनेशन पूछ लें तो ये भी लिख सकते हैं, किसी स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट एक वेक्टर राशि है, ये तो हमें पता है, किसी स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट एक वेक्टर राशि है। अब यहीं से डेफिनेशन बन सकती है कि वेक्टर राशि है तो दो चीज़ होंगी, एक तो परिमाण होगा, एक दिशा होगा। तो जिसका परिमाण की बात कर लेते हैं, परिमाण किसी बिंदु पर उस स्केलर राशि की दूरी के साथ अधिकतम वृद्धि की दर के बराबर होता है। जो अधिकतम वृद्धि की दर है किसी बिंदु पर, उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर उस स्केलर राशि की दूरी के साथ अधिकतम वृद्धि की दर के बराबर होता है। और फिर अब परिमाण है, दिशा भी होगी क्योंकि वेक्टर है, तो दिशा कौन सी होती है, दिशा वह होती है जिसमें यह वृद्धि की दर अधिकतम होती है, अधिकतम वृद्धि की दर को बताएगा ये। फिर आ जाता है इसका भौतिक महत्व। तो भौतिक महत्व में फर्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हैं, इक्वल माइनस ग्रेडियंट ऑफ V होता है। किसी स्थान पर विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट, ये है विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करता है। ई को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो किसी स्थान पर विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करते हैं, एक पॉइंट ही हो जाएगा। फिर ऐसे ही किसी स्थान पर गुरुत्वीय विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट, यहाँ पर अभी विद्युत विभव था, अब यहाँ पर हम गुरुत्वीय विभव ले लेते हैं। किसी स्थान पर गुरुत्वीय विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट उस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करता है, ये हो गया। फिर ग्रेडियंट एक वेक्टर फंक्शन है जो एक स्केलर पर एक वेक्टर उत्पन्न करने के लिए संचालित होता है। इसका मतलब ये है कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये बोल रहे हैं कि ग्रेडियंट एक वेक्टर फंक्शन है। अगर हम इनको इसका जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारा आता है वेक्टर। तो ग्रेडियंट एक वेक्टर फंक्शन है जो एक स्केलर पर एक वेक्टर उत्पन्न करने के लिए संचालित होता है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कहलाएगा, वो आएगा हमारा वेक्टर, जो किसी स्केलर पर ये जो है इसका जो ग्रेडियंट है वो एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा वेक्टर फंक्शन है जो किसी स्केलर पर वेक्टर उत्पन्न करने के लिए संचालित होता है। फिर ग्रेडियंट हमेशा एक क्षेत्र में परिवर्तन की अधिकतम दर की दिशा में इंगित करता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, फिर आ जाता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। वेक्टर ए ले लिया है हमने, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इक्वल डेल डॉट ए, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डेल की वैल्यू होती है ये ए वेक्टर की। अगर हम वैल्यू निकालें तो तीनों 3D में निकालेंगे, तीनों डायमेंशनल में, तो आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड हो जाएगी। फिर इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो है ये सभी जगह ऑपरेट हो जाएगा, आई डॉट आई हो जाएगा 1, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। फिर वेक्टर ए का पृष्ठ एस से संबद्ध कुल फ्लक्स, अगर ये हम किसी मतलब कोई भी क्षेत्र माने या फिर कोई पृष्ठ माने, हाँ, वेक्टर ए का पृष्ठ एस से संबद्ध अगर हम कुल फ्लक्स, ये क्या है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब कि अपसरण, कितनी बल रेखाएं जा रही हैं किसी पृष्ठ से या किसी भी भाग से, वो कहलाएगा हमारा फ्लक्स। तो किसी भी वेक्टर ए का पृष्ठ एस से संबद्ध कुल फ्लक्स अगर हम ADS माने, ये फॉर्मूला होता है इक्वल डबल इंटीग्रेशन एस ए डॉट डी एस। ठीक है, फिर इसलिए डाइवर्जेंस ए क्या हो जाएगा, लिमिट डी वी टेंड्स टू 0
डबल इंटीग्रेशन एस ए डॉट डी एस अपॉन डी वी, मतलब एकांक आयतन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ठीक है, और अगर हम डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम लिख सकते हैं किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सेम इसी के जैसे, किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस तो वेक्टर क्षेत्र का ही होता है, तो किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक स्केलर राशि है। हम अगर उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं तो ये कोई अदिश राशि आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है, जिसका परिमाण वेक्टर क्षेत्र के उस बिंदु पर एकांक आयतन से, ये वेक्टर क्षेत्र के उस बिंदु पर एकांक आयतन से गुजरने वाला, एकांक आयतन से अपसरित या फिर डाइवर्ज होने वाले उस वेक्टर का फ्लक्स प्रदर्शित करता है। मतलब एकांक आयतन में कितना फ्लक्स गुजरेगा ये बताता है। डाइवर्जेंस इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर एक और इजी वाली परिभाषा एक और दे सकते हैं, वेक्टर ऑपरेटर डेल वेक्टर तथा वेक्टर फील्ड ए एक्स वाई जेड का स्केलर गुणनफल वेक्टर ए का डाइवर्जेंस कहलाता है। मतलब इसका और इसका जो स्केलर गुणनफल कहलाता है वो हमारा वेक्टर ए का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसका भौतिक महत्व देखें तो भौतिक महत्व बता सकते हैं। डाइवर्जेंस ए, यदि वेक्टर ए किसी बहते हुए द्रव का वेग प्रदर्शित करता है तो डाइवर्जेंस ए उस बिंदु के एकांक आयतन से द्रव प्रवाह की दर बताता है, सेम इसी के जैसे। फिर यदि वेक्टर ए विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है तो डाइवर्जेंस ए उस बिंदु के एकांक आयतन से अपसरित होने वाला एकांक आयतन से अपसरित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या व्यक्त करता है। यदि ये ए हमारा क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है, तो डाइवर्जेंस ए क्या बताएगा, उस बिंदु के एकांक आयतन से अपसरित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को व्यक्त करेगा। और ये तीन प्रकार से हो सकता है। जो हमारा डाइवर्जेंस का मान है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और ज़ीरो भी आ सकता है, क्योंकि वो तो मतलब एकांक आयतन में फ्लक्स बताएगा ना। तो फिर अगर उसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर क्षेत्र तो बताना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्षेत्र में ही निकालेंगे हम डाइवर्जेंस। तो अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है कि वेक्टर क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से कम है, अर्थात उस भाग में वेक्टर क्षेत्र का स्रोत विद्यमान है। मतलब ये हुआ जैसे कोई भी क्षेत्र है, ये मान लीजिए, या फिर एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये मान लीजिए क्लासरूम है, ये गैलरी है समझ लीजिए, ठीक है। तो वेक्टर क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से कम है। मतलब कि जो यहाँ से फ्लक्स जा रहा है, मान लीजिए ये एक दीवार है, हाँ दीवार है, ये यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है। ये एक रूम है, ये बॉर्डर है या फिर दीवार है या गेट है, कुछ भी है, ठीक है। 100 बच्चे हैं, तो अंदर जाने वाले बच्चों की संख्या है, प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से कम है। मतलब अंदर जो बच्चे जा रहे हैं उनकी संख्या कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। अब जहाँ ज़्यादा रहेगी वहाँ सोर्स विद्यमान रहेगा। और मान लीजिए कि डाइवर्जेंस ए जो हमारा है वो नेगेटिव है, तो प्रवेश करने वाला फ्लक्स बाहर निकलने वाले फ्लक्स से ज़्यादा होगा। मतलब जो जितने बच्चे यहाँ जाएंगे उनकी संख्या ज़्यादा है, यहाँ बच्चे कम है, मतलब यहाँ पर सिंक विद्यमान है। और अगर मान लीजिए उसका मान 0 है तो प्रवेश करने वाला फ्लक्स बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। मतलब कि ना तो सिंक विद्यमान होगा और ना ही सोर्स विद्यमान होगा। और एक और आता है ऑब्जेक्टिव में परिनालिकीय क्षेत्र, जिसके लिए डाइवर्जेंस का मान 0 होता है, वो हमारा कहलाता है परिनालिकीय क्षेत्र। और फिर इसके बाद में है कर्ल, जो कि हम बाद वाले वीडियो में देखेंगे।